नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है एनएचपीसी में जो जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 6 अप्रैल 2022 को, उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। तो देखिए, आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः प्रारूप समिति के यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि इसको कई बार मैंने डिस्कस किया है। तो भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर इसका सही उत्तर होगा। और संविधान सभा के यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जो है संविधान सभा का यहाँ पर आपको हुआ था मीटिंग, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा था उसका जो है परमानेंट जो है अध्यक्ष जो है चुन लिया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में पूछा जाता है कि कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1988 का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। यानी कि 1988 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि इलाहाबाद में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो दोस्तों, सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी मौजूद है, तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और उस समय जो है आपको जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन थे। तो इस तरह से 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, जो सेशन पूछे जाते हैं वो 4 सेशन में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 1885 का जो यहाँ पर आपको सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था बम्बई में। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको मैप बना लेना है। तो बम्बई में सबसे पहले वेस्ट में हुआ था। इस तरह से उसके जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद देखिए 1886 अगले साल यहाँ पर आपको कलकत्ता यानी कि पश्चिम से सीधे पूर्व की तरफ आ गया। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मद्रास दक्षिण में चले गए। तो यहाँ पर मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे उत्तर में जो कि इलाहाबाद, दिल्ली होना चाहिए लेकिन इलाहाबाद में इसका अध्यक्ष हुआ। तो इस तरह से यानी कि सेशन हुआ। तो जॉर्ज ईले थे, तो फर्स्ट ब्रिटिश थे, ये भी आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका जॉर्ज ईले सही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है किसे चुना गया था। तो देखिए 2021 का छोड़िए, 2022 का भी यहाँ पर टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। तो 2021 का जो टूर्नामेंट हुआ था वो UAE में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीत लिया था। तो इस तरह से ध्यान रखते, जब ऑस्ट्रेलिया जीता तो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है डेविड वार्नर को मिला था। इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए 2022 का भी खत्म हो चुका था, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसमें जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जो है खिताब जीत लिया था। अब देखिए अगला टूर्नामेंट जो है T20 वर्ल्ड कप का कहाँ पर होने वाला है, तो 2024 में होने वाला है। ध्यान रखिएगा 2024 में इसका आयोजन होने वाला है, जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। और 2024 से पहले 2023 में अपना प्यारा भारत में जो है वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी प्रशस्ति यानी कि स्तंभ शिलालेख जो है कि रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है कौन थे, तो हरिसेन थे। ध्यान रखिएगा, हरिसेन थे। और इन्होंने संस्कृत में एक प्रशस्ति यानी कि स्तंभ शिलालेख की रचना की थी। उसका जो नाम था दोस्तों वो था प्रयाग प्रशस्ति। तो ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति यानी कि करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा। ध्यान रखिएगा, प्रयाग स्तंभ शिलालेख।
जो प्रयाग स्तंभ शिलालेख इसको बोलते हैं या फिर प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है हाथी गुम्फा शिलालेख, इसके कलिंग शासक खारवेल ने जो है यहाँ पर स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो कलिंग के चेतियों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कलिंग शासक खारवेल इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हाथी गुम्फा शिलालेख की जो है उन्होंने ही की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण आया था। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान नहीं रख सकते हैं तो भी चलेगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में एमएसएमई की परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्योगों की वार्षिक कारोबार की ऊपरी सीमा जो है क्या थी, तो ऊपरी सीमा थी 100 करोड़। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। तो 100 करोड़ रुपीज़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अर्जुन सुब्रमण्यम और दीप्तेंदु चौधरी द्वारा लिखी गई है। तो अर्जुन सुब्रमण्यम और दीप्तेंदु चौधरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इंग्लिश में ही इसको ध्यान रखिएगा कि फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट एंड इंडियन पर्सपेक्टिव की पुस्तक की रचना जो है अर्जुन सुब्रमण्यम और दीप्तेंदु चौधरी के द्वारा जो है लिखी गई है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान से क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर निर्धारित करती है। तो देखिए अभी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संशोधन, तो देखिए संविधान में जो कौन सा संशोधन की प्रक्रिया है, तो संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 368 नंबर अनुच्छेद है। तो ध्यान रखिएगा जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन सा अनुच्छेद है, 368 है। कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है जो कि 368 नंबर आर्टिकल में रखा गया है। अब देखिए जो 368 नंबर आर्टिकल है तो यहाँ पर भाग कौन सा हो जाएगा, तो भाग 20वां हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, यानी कि भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन का उल्लेख किया गया है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कुल कितनी वृद्धि की गई थी। तो देखिए 2020 जो 21 से 21-22 तक जो वृद्धि हुई है वो कुल मिलाकर यहाँ पर 20 रुपये की हुई है, क्योंकि 1850 से लेके यहाँ पर देखिए 20-21 में 1850 था और 21-22 में हो गया 1870 रुपया। यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है 1870 रुपये प्रति जो है यहाँ पर क्विंटल हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 20 रुपये का कुल बढ़ोतरी यहाँ पर हुआ था। अब देखिए जो एमएसपी है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका रिकमेंडेशंस करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको CACP बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि CACP के द्वारा जो है एमएसपी का रिकमेंडेशन दिया जाता है। और देखिए बाइंडिंग नेचर का नहीं है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इसको अपना भी सकती है, नहीं भी अपना सकती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फरवरी 2022 में जो है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIELIT इसको बोलते हैं कि महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए मदन मोहन त्रिपाठी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है आता है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके जो है महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी को चुना गया था। और इसका जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो है, आपको ध्यान रखना, इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT इसको बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1764 में बंगाल का राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया था। राज्यपाल ने यहाँ गवर्नर ही होगा, क्योंकि गवर्नर ही शब्द यूज होता था, तो ध्यान रखिएगा गवर्नर ही, इसको ध्यान रखिएगा कि 1764 में बंगाल का गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वहाँ पर जो है रॉबर्ट क्लाइव ही जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, ये भी आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर आपको 1757 से लेके 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पर आपको गवर्नर थे बंगाल के। और यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है, तो 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, फिर इनका कार्यकाल जो है 1764 से
लेके आपको 1767 तक रहा था, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, तो ये भी ध्यान रखना है। जो आपको वारेन हेस्टिंग्स डी में दिख रहा है वो आपको 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे। देखिए गवर्नर थे आपको रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए 1773 में, जो कि वारेन हेस्टिंग्स थे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्टूबर 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको नाफिड बोलते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए केवी कामत को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, तो इसका सही उत्तर ये सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए जो केवी कामत थे फर्स्ट हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक कहलाता है, उसके पहले हेड थे, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। केवी कामत जी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो देखिए फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ जो है और रेड सी जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको मैप में दिखाते हैं, तो इस तरह से आप मैप देख पा रहे होंगे। ये अरबियन सी, और जो अरबियन सी है वो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, तो यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है, यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ हार्मुज है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज है, यहाँ पर आपको चाबहार बंदरगाह है, ओमान है, यहाँ पर यमन है, और यहाँ पर देखिए रेड सी है, और आगे चल के आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्वेज नहर, और आगे मेडिटेरेनियन सी है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरा इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, तो इस तरह से इंडियन ओशियन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए गलत कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर राइजोबियम फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, यानी कि राइजोबियम जो है हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है। उसका देखिए जो ईस्ट इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन फॉर द यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ द राइस इडलीस एंड द डोसा बैटर, यानी कि ईस्ट चावल की इडली और डोसा बैटर के किण्वन के लिए यानी कि फर्मेंटेशन के लिए सहायक है, बिल्कुल सही है। उसके देखिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि दूध से दही बनाने का जो काम करता है वो लैक्टोबैसिलस जो है यहाँ पर जीवाणु ही काम करता है। तो देखिए सी भी यहाँ पर सही हो गया। देखिए चिकन पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है, तो गलत यहाँ पर हो गया, क्योंकि चिकन पॉक्स जो है बैक्टीरिया के कारण नहीं बल्कि वायरस के कारण होने वाला यहाँ पर रोग है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है, और वेरिसेला जोस्टर वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। तो चिकन पॉक्स जो है वायरस के कारण होने वाला है, जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद के कार्यकाल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, तो इसके बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल जो है 310 यानी कि अनुच्छेद 310 में ऐसा जिक्र किया गया है, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। आर्टिकल 322 की अगर 312 की बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, जिसमें कि ऑल इंडिया सर्विस में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन जो है आपको पुलिस सर्विस, और यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है शामिल है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व बैंक द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार, तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है ये भी कई बार पूछा गया है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित GDP की वृद्धि, तो अगेन एक करेंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, तो 8.7% इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने जो है अनुमान लगाया था, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी। अगेन करंट का क्वेश्चन था, तो इस तरह से इसका आयोजन जो है ध्यान रखिएगा कि सर्बिया में हुआ था, तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को ppm में पीने के पानी में इसकी अधिकतम निर्धारित सांद्रता के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है, यानी कि फॉलोइंग मेटल हैज बीन करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन इन द ड्रिंकिंग वाटर इन द ppm मतलब पार्ट पर मिलियन होता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि Fe जो होता है वो 0.2 होता है, तो Fe जो है यहाँ पर 0.2 होता है, तो ये तो देखिए सही जोड़ा गया है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी होता है, यानी कि जो आयरन होता है वो पानी में कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन 0.2 ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रख लें कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम यहाँ पर
इसका भी जो है 0.2 होता है मैक्सिमम लिमिट, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये देखिए गलत हो गया। जिंक जो है कितना होना चाहिए, तो जिंक होना चाहिए दोस्तों 5 ppm, 5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉपर देखिए यहाँ पर लिखा गया है वो 5 नहीं बल्कि 0.5 ppm होना चाहिए, 0.5 ppm होना चाहिए। और उसके बाद हम मैग्नीज जो है देखिए 0.07 नहीं 0.05 होना चाहिए ppm। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए एल्युमिनियम का 0.02 लिख लीजिए, मैग्नीज का यहाँ पर आपको लिख लेना है, तो मैग्नीज का लिख लीजिए आपको 0.05, कॉपर का लिख लीजिए यहाँ पर 0.5, उसके बाद देखिए लोहा का यहाँ पर लिख लीजिए 0.2, जिंक का लिख लीजिए 5 ppm। तो इस तरह से इतना लिमिट होता है जो कि पीने के पानी में इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीय श्रेणी का लीवर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 तरह के जो है लीवर जो है होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो देखिए फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक तरफ देखिए ध्यान रखिएगा, एक तरफ अगर हम लोड रखते हैं, बीच में जो है फुलक्रम होता है और यहाँ पर जो है आपको इफोर्ट होता है। तो यानी कि एक तरफ लोड, बीच में फलक्रम और एक तरफ जो है इफोर्ट होता है। तो इस तरह के जो होते हैं आपको लीवर, वो फर्स्ट क्लास के लीवर कहलाते हैं। तो इसके देखिए आपको ध्यान रखना है कैंची का जोड़ा और C100 इसका करेक्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए द्वितीय श्रेणी का अगर हम लीवर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो द्वितीय श्रेणी का लीवर में क्या होगा कि लोड जो है बीच में आ जाएगा, जहाँ लोड एक तरफ था तो लोड बीच में आ जाएगा, एक तरफ आपको फलक्रम हो जाएगा और एक तरफ आपको इफोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इधर इफोर्ट रखते हैं तो इधर जो है फुलक्रम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि द्वितीय श्रेणी में लोड जो है बीच में आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, ये सब जो होते हैं ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आपको सेकंड श्रेणी में। और देखिए थर्ड श्रेणी में आते हैं, इसमें इफोर्ट बीच में आ जाता है। तो यानी कि इफोर्ट बीच में आ जाएगा, एक तरफ आपको लोड हो जाएगा, एक तरफ आपको फुलक्रम हो जाएगा। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, तो देखिए फिशिंग रड, पेयर ऑफ द टंग, ये सब आपको थर्ड श्रेणी के एग्जाम्पल में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्लास में, तो देखिए सेकेंड क्लास में जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो सेकेंड क्लास में मैंने बताया किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सेकंड क्लास में लोड जो है बीच में होता है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल जो है आपको फिशिंग रड जो है नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है कि फिशिंग रड इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। फिशिंग रड जो है ये आपको थर्ड क्लास की लीवर में आता है। तो देखिए बॉटल ओपनर, नट क्रैकर और स्टेपलर ये सेकंड श्रेणी की कैटेगरी में आता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड अपना जो है वार्षिक 10 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव किस महीने में मनाता है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है यहाँ पर किस राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए ये थोड़ा सा बढ़ के क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है 10 दिवसीय है, ध्यान रखिएगा ये 10 दिवसीय है और दिसंबर महीने में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर बीच में जनरली मनाया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, दिसंबर महीने में। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए चापचार कूट पूछा जाता है कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो मिजोरम में, चापचार कूट मिजोरम में, और यहाँ पर हॉर्नबिल जो है नागालैंड में जो है मनाया जाने वाला फेस्टिवल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इलियट इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरनाज संधू भारत की है, यहाँ पर थी और चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। इन्होंने जो है 70वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि कहाँ पर हुआ था। तो 70वीं नंबर की थी, जो कि इलियट इजराइल में हुआ था। तो कई बार पूछा गया कि कहाँ पर हुआ था, तो 70वीं नंबर की थी और इजराइल इलियट में हुआ था। तो यहाँ पर हरनाज संधू जी के द्वारा एक ताज जो है पहना गया था। अब देखिए इनसे पहले जो है 1994 में सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स बनी थी। 2000 में लारा दत्ता बनी थी। ध्यान रखिएगा सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, और 2000 यहाँ पर 21 में जो प्रतियोगिता हुई उसमें जो है यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि हरनाज संधू यहाँ पर जो है तीसरी जो है मिस यूनिवर्स भारतीय जो है बन गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोम नदी जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों से निकलती है। तो देखिए सोम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों से निकलती है और इसकी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो सोम जो नदी है वो आपको प्रमुख जो नदी है वो माही की जो है यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना है। तो माही नदी की जो मेन जो है ट्रिब्यूटरी है, मुख्य सहायक नदी है सोम नदी, इसको जरूर ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों से निकलती है।
और देखिए यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना। अब देखिए माही नदी, तो माही नदी कहाँ निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, इसको जरूर ध्यान रखना है, और अरबियन सागर में जाकर गिर जाती है। अब देखिए लूनी नदी के बारे में जो है कई बार पूछा जाता है, तो लूनी नदी जो है ये पुष्कर वैली जो है अजमेर से निकलती है, अजमेर के निकट जो पुष्कर वैली है वहाँ से निकलती है, और ये देखिए जो है ये रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है लूनी नदी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 200 से अधिक है। तो देखिए 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व होता क्या है, एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में 1106, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में 17 जो है मात्र रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पर 200 से अधिक जो है किस में है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि बिहार में तो 1106 मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश में 17, और भारत में कुल मिलाकर 382 है। तो 382 है भारत में कुल ओवरऑल देख सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो कितना है, उत्तराखंड में 189 है, यानी कि 189 है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको 189 ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो 123 है। तो आप देख पा रहे हैं 200 से अधिक तो है ही नहीं। तो यहाँ पर गुजरात में जो है 308 है, 308 है यहाँ पर, तो गुजरात इसका सही उत्तर होगा जो कि 200 से अधिक है यहाँ पर। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जो है मांडो लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मांडो लोक संगीत, तो मांडो लोक संगीत जो है वो गोवा में प्रसिद्ध है, तो इसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, गोवा इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो गाया जाता है वो यहाँ पर 19वीं से 20वीं सेंचुरी में इसका जो है खूब डेवलप हुआ था। तो इस तरह से इसको ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है 350 ए जो है 350 जो ए अनुच्छेद है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो इसको जोड़ा गया था दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7वां संविधान संशोधन हुआ था। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, 1956 में हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट, यानी कि इसमें बेसिकली 350 ए अनुच्छेद में जो है इसमें रखा क्या गया है, तो इसमें कहा गया था कि जो कोई भी गवर्नर बनता है यानी कि राज्यपाल बनता है तो उसको जो है एक ही पर्सन को 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर जो है नियुक्त किया जा सकता है। पहले जो है एक ही स्टेट का गवर्नर एक होता था। तो यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है कि 7वां जो है संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसके अनुसार एक ही जो है राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्य का जो है राज्यपाल जो है नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब देखिए गलत पूछा जा रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी इसको इंग्लिश में अलुवियल सॉइल्स बोलते हैं। तो देखिए प्रतिवर्ष जो है बाढ़ द्वारा जमा किए गए नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने को बांगर कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नवीन को खादर और पुराने को बांगर जो है कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। उसके देखिए ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54% भाग कवर करती है। तो क्या क्या 54% वाकई में कवर करती है, तो यहाँ पर हो गया एक गलत, क्योंकि 54% नहीं जबकि 45.6% भाग कवर करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक गलत हो गया, तो गलत ही पूछा गया, तो करेक्ट उत्तर भी होगा। लेकिन सी भी आप जरूर पढ़ लीजिए कि वे आमतौर पर पोटास से भरपूर, जी हाँ जलोढ़ मिट्टी जो होती है पोटास से भरपूर, लेकिन फास्फोरस में इनकी कमी होती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक रूप से फैली, जी हाँ जो उत्तर भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो आपको जलोढ़ मिट्टी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसमें जो है खेती बहुत अच्छे से होती है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है कि यह नदी घाटियों में व्यापक रूप से फैली और उत्तरी मैदानों में, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जूडो में एकमात्र भारतीय प्रतिभागी। तो देखिए जूडो, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में ना होकर 2021 में हुआ, इसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भारत ने जीता था, 1 2 3। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। 1 2 यहाँ पर दोस्तों 4 था, 1 2 4 था, तो यानी कि कुल मिलाकर भारत ने 7 मेडल जीते थे। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर जो गोल्ड मेडल था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, और यहाँ पर जो सिल्वर मेडल था वो यहाँ पर आपको एक वेट लिफ्टिंग में आया था और एक आया था
कुश्ती में। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो क्या वेट लिफ्टिंग में बता सकते हैं कि भारत में जो पहला मेडल था वो देखिए ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक था वो पहला मेडल वेट लिफ्टिंग में आया था। क्या उनके नाम बता सकते हैं? बहुत ही फेमस हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर जो होगा होगा सुशीला देवी। सुशीला देवी लिकम्बम जो है इसका सही उत्तर होगा। ये जूडो में जो है एकमात्र प्रतिभागी थे टोक्यो ओलंपिक में। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं जो है इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में जो हुई थी, अब देखिए 2023 में भी हो चुकी है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इसमें 10 टीमें खेली थी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए 2023 का यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 2023 का खिताब जो है यहाँ पर सीएसके ने गुजरात टाइटंस को जो है हरा कर जीत लिया और 2022 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा कर जीता था। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए एक सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित जो स्मारक है वो कौन सा जो है यहाँ पर स्मारक है? तो देखिए सिद्धेश्वर धाम जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सिद्धेश्वरा जो धाम है वो सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित है। तो सोलोफोक जो हिल है वो नामची कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नामची सिक्किम में स्थित सोलोफोक पहाड़ी पर सिद्धेश्वर धाम स्थित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फारूक सियार के शासन काल के दौरान सिख नेता बंदा बहादुर को किस वर्ष पंजाब के गवर्नर ने पकड़ लिया था? ध्यान रखिएगा कौन सा उस समय शासक था? तो फारूक सियार था। तो सिख नेता थे बंदा बहादुर। इनको जो पंजाब के गवर्नर ने पकड़ लिया था वो पकड़ लिया था 1715 ईस्वी में। तो 1715 ईस्वी में पकड़ लिया था और फारूक सियार मुगल के शासनकाल में पकड़कर मार दिया गया था। इसको जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1715 में पकड़ लिया और फिर मार भी दिया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी नृत्य जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की भील जनजातियों से संबंधित है? अब देखिए जो भील जनजाति है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वैसे कुछ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसमें भगोरिया जो नृत्य है, करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। भगोरिया नृत्य जो है भील जनजाति समुदाय के द्वारा मध्य प्रदेश में इसको मनाया जाता है, जो कि आदिवासी का मुख्य जो है नृत्य है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए जो कालबेलिया है वो राजस्थान का नृत्य है। तो राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। उसका देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एल्ले कराडी, जो एल्ले कराडी है वो केरल का है। नाम से भी पता चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एल्ले कराडी केरल का है और ढीमसा जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। देखिए चारों मैंने बताया, इस तरह से अपने नोटबुक में जरूर ध्यान रखिएगा कि कालबेलिया राजस्थान का है, भगोड़िया जो है यहाँ पर भील जनजाति समुदाय के द्वारा मध्य प्रदेश में है, एल्ला कराडी केरल का है, ढीमसा जो है आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 30 प्रश्न ही पूछे गए थे, सभी को मैंने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जरूर देखिए, एक लाइक जरूर दे दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।